सभी को प्रणाम प्यारे छात्रों। मैं वापस पुनः आपके समक्ष बीएड द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसमें हम द्वितीय इकाई से अध्ययन कर रहे थे, जिसका शीर्षक है विषय आधारित उपागम या विषय आधारित आकलन। इसमें हमने प्रयोग पढ़ लिया था, यानी कि प्रयोजन पढ़ लिया था, प्रदर्शन पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे स्वयं आकलन। स्वयं आकलन को पढ़ाने से पहले मेरा आज मन कर रहा है कि मैं कबीरदास जी का एक दोहा आपको सुनाऊं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया कोई, जो देखा मैंने भीतर तो मुँह से बुरा न कोई कबीरा, मुँह से बुरा न कोई। यानी कि कबीरदास जी ने बहुत पहले ही इन विद्वानों ने बोल दिया था कि लोगों की आदत होती है कि वो दूसरों में गुण दोष ढूंढते रहते हैं, यानी दूसरों की कमियां क्या है, दूसरे कितने अच्छे हैं, दूसरे कितने बुरे हैं। तो उनके दोष को देखने से पहले अपने आप को देखो, अपने आप की जांच करो। तो आज वर्तमान में यह जांच प्रक्रिया स्वयं अवलोकन के द्वारा प्रचलित हुई है, यानी कि स्वयं अवलोकन की प्रक्रिया के द्वारा हम शिक्षा में प्रयोग लेते हैं और हम अपने जीवन में भी इस आकलन का हमेशा प्रयोग करते रहते हैं। यानी कि ये आकलन क्या है, स्वयं आकलन क्या है? स्वयं आकलन का सामान्य अर्थ होता है स्वयं की जांच करना, यानी कि आत्म पहचान, यानी कि स्वयं को देखना, स्वयं को समझना तथा स्वयं का परीक्षण करना। ये आत्म आकलन है, स्वयं आकलन। जो स्वयं अवलोकन है, तो ये स्वयं अवलोकन या स्वयं आकलन भी इसको कहते हैं। यह आकलन की ही एक प्रविधि है, जिसमें अवलोकनकर्ता विज्ञान से संबंधित तथ्यों तथा समंकों को एकत्रित करता है, यानी कि इस प्रक्रिया में वह अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करता है। ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग करके वह समंक तथा तथ्यों को एकत्रित करता है और इन तथ्यों को एकत्रित करने के बाद इन तथ्यों का प्रयोग या उपयोग वह समस्या समाधान के लिए प्रस्तुत करता है। और जो प्रक्रिया चलती रहती है उसका निरीक्षण, यानी कि प्रक्रिया के प्रारंभ से लेकर अंत तक वह इस प्रक्रिया का क्या करता है, निरीक्षण करता है या अवलोकन करता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्वयं आकलन या स्वयं आकलन या स्वयं अवलोकन। गुड। स्वयं आकलन या स्वयं अवलोकन, क्या कहते हैं हम इसे? स्वयं अवलोकन या स्वयं का आकलन, यानी स्वयं की जांच करना। जैसा कि आपको विदित है, सभी मनुष्य के अंदर अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, अपना अपना बोध होता है, अपना अपना ज्ञान होता है, अपनी अपनी समझ होती है, जिसके आधार पर वह चिंतन मनन करता रहता है। यानी कि अपनी बुद्धि के आधार पर वह चिंतन मनन करता रहता है और अपने व्यक्तित्व का निर्धारण करता रहता है। व्यक्तित्व से संबंधित क्षमताओं को वह देखता रहता है। यानी कि शिक्षा के संबंध में भी यह जो प्रविधि है, यह छात्रों को स्वयं जांच के लिए दी जाती है कि वह अपने कार्यों का अपनी क्षमताओं के आधार पर निर्णय करें कि क्या ये मेरे कार्य सही है, क्या यह मेरे कार्य गलत है। इसके द्वारा बालक का जो होता है वह आत्म विकास होता है। यानी कि यह प्रक्रिया किससे जुड़ी हुई है? आत्म विकास से। अवलोकन की प्रक्रिया किससे जुड़ी हुई है? आत्म विकास से। ठीक है, आत्म विकास से ये प्रक्रिया जुड़ी हुई है। तो जो इसमें जो स्व होता है, स्व वह केंद्रीय स्थल होता है और वह व्यक्तित्व को, यानी कि स्व जो केंद्रीय स्थल है वह व्यक्तित्व को निर्देश देता है या व्यक्तित्व को एक दिशा निर्देश देता है कि वह अवचेतन मन में उपयोगी तथा रचनात्मक पक्ष को चेतन बनाए। यानी क्या कहता है वह? स्व क्या निर्देश देता है व्यक्तित्व को? वह व्यक्तित्व को निर्देश देता है कि वह उपयोगी तथा रचनात्मक पक्ष को चेतन बनाए और उसे किसकी तरफ ले जाए? सकारात्मक प्रक्रिया की तरफ।
कहाँ ले जाए, सकारात्मक प्रक्रिया की तरफ ले जाए। यानी कि जो स्वयं आकलन है या स्वयं अवलोकन है, इसके द्वारा छात्र खुद ब खुद निर्णय लेते हैं, अपने कार्यों की जांच करते हैं और अपने लिए एक निर्णय लेते हैं कि मेरी क्या कमज़ोरी है, मेरी क्या शक्ति है, मेरी क्या योग्यता है। यानी कि स्वयं आकलन करते हैं। ये जो आकलन है, इसका सामान्य अर्थ होता है जांचना या देखना। आकलन के भी बहुत से प्रकार होते हैं। आकलन यानी कि नियंत्रित अवलोकन होता है, स्वतंत्र अवलोकन होता है, सहभागी अवलोकन होता है, असहभागी अवलोकन होता है। इसलिए इसके बहुत से प्रकार हैं, लेकिन हम इसमें स्वयं अवलोकन पढ़ रहे हैं, जो शिक्षण प्रक्रिया की एक आवश्यक विधि मानी जाती है। स्वयं अवलोकन को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक रोल्फ फिशर तथा रास की एक परिभाषा दूंगी, जो 2002 में लिखी गई है। उन्होंने कहा है कि विद्यार्थियों के द्वारा साक्ष्यों तथा विशिष्ट मानदंडों के आधार पर भविष्य में अच्छा कार्य करने के उद्देश्य से उनके कार्यों की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि क्या कहा है, लिखिए आप। रास ने और किसने कहा है, रोल्फ फिशर ने। कब कहा है, रास ने और रोल्फ फिशर ने 2000 में कहा है कि जो आकलन है, स्वयं आकलन है, वह विद्यार्थियों के द्वारा विशिष्ट साक्ष्यों एवं विशिष्ट मानदंड के आधार पर उनको भविष्य में अच्छा कार्य करने के उद्देश्य से उनके कार्यों की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि उनके कार्य, स्वयं बालक जो होते हैं स्वयं अपने कार्यों की गुणवत्ता का मूल्यांकन इसमें करते हैं। आगे आता है ब्लेचफोर्ड ने। किसने कहा है, ब्लेचफोर्ड ने 1997 में कहा है। ब्लेचफोर्ड ने 1997 में कहा है। फोर्ड ने 1997 में यही कहा है कि जो आत्म अवलोकन है, इसको स्वयं अवलोकन या शैक्षणिक निष्पत्ति का अनिवार्य अंग है या विशिष्ट अंग है, जिसमें विद्यार्थी जो होते हैं अन्य विद्यार्थियों के संबंध में स्वयं की उपलब्धि का निर्णय लेते हैं। तो यह उन्होंने ब्लेचफोर्ड ने 1997 में कहा है। तो स्वयं आकलन क्या है, तो उन्होंने कहा है कि जो शिक्षा है, मैं आगे बोलूँगी कि जो शिक्षा है वह मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा का पूर्ण विकास है। यानी कि शिक्षा के द्वारा मनुष्य के मन, शरीर तथा मस्तिष्क का पूर्ण विकास होता है। अर्थात मनुष्य एक विवेकशील प्राणी होता है, जो बुद्धि के आधार पर अपनी आत्मा को खंगालता है, यानी आत्मा की पहचान करता है। इसलिए यह जो शक्ति है, यह भगवान ने दी हुई है, तो उस परमेश्वर ने दी हुई है, तो इसको विवेक के आधार पर या बुद्धि के आधार पर ही एक मनुष्य को अपने स्वयं का मूल्यांकन करना चाहिए। तो यह जो स्वयं आकलन है या स्वयं अवलोकन की प्रक्रिया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है। इसकी क्या क्या विशेषता है वह मैं आपको बताऊंगी कि इसकी सर्वप्रमुख विशेषता है शक्तियों को पहचाना। इसके अंतर्गत जो छात्र होते हैं तो उनके समक्ष ऐसा टास्क रखा जाता है, उनको चिंतन मनन करने का अवसर दिया जाता है कि वह अपनी शक्तियों को पहचाने कि उनमें क्या शक्तियां हैं, क्या योग्यता है, जिसके कारण वह अन्य विद्यार्थियों या अन्य लोगों से वह अलग है और जीवन में वह अलग दिखते हैं कि हाँ, इस छात्र में यह शक्ति है, यह योग्यता है। तो पहले सर्वप्रथम छात्र जो है वह स्वयं आकलन के द्वारा या स्वयं अवलोकन के द्वारा स्वयं की शक्तियों को पहचाने कि उसकी शक्ति क्या है, जो जीवन में यह शक्ति उसे आगे जो उसके लक्ष्य तक पहुंचा रही है। तो क्या ये लक्ष्य जो है, ये शक्ति है, क्या समाज के अनुकूलित है, क्या उसके परिवार के अनुकूलित है, क्या वह
जो मूल्य है, जो समाज के जो मूल्य हैं उनके आधार पर हैं, तो वो शक्तियों, क्या ये जो शक्ति है उसको कोई हानि तो नहीं पहुंचा रही है? जो समाज की जो मानदंड है, जो मूल्य है, क्या ये शक्ति उसको हानि तो नहीं पहुंचा रही है? इस तरह से वह जो शिक्षक होते हैं वह छात्र को पहचानने की शक्ति देता है कि स्वयं को पहचानो कि तुम्हारी क्या क्या शक्ति है जो तुम्हें अन्य लोगों से अलग करती है, तुम्हारी क्या क्या योग्यता है जिससे तुम आगे तक अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। तो स्वयं आकलन के द्वारा विद्यार्थी सबसे पहले अपनी शक्तियों को पहचानता है। फिर होता है मनोवेगों को जानना, यानी कि मनोवेग यानी संवेग। क्या संवेग है? क्या वह आवेग है, संवेग है जिसके कारण जो मनुष्य है वह अपने आप को नियंत्रण नहीं कर पाता है, उसका मन इधर उधर उत्तेजित होता रहता है, घूमता रहता है। वह क्या चीज़ है जिसके कारण वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहा है? तो उस मनोवेगों को जानने, ये मनोवेग क्या उसके लक्ष्य को प्राप्त करने में उसकी सहायता प्रदान कर रहे हैं या उसको लक्ष्य तक पहुंचाने में उसको बाधा प्रदान कर रहे हैं? तो छात्र जो है वह स्वयं पहले अपने मनोवेगों को पहचाने। अगर यह उसके लक्ष्य तक जाने के लिए एक साधन के रूप में है तो वह इसको विकसित करे, अन्यथा उसको नियंत्रण करना सीखे। तो मनोवेगों को जानना एक छात्र के लिए अति आवश्यक है। इसलिए यह प्रक्रिया है जो अवलोकन या स्वयं अवलोकन के माध्यम से ही संभव है। आगे आता है मूल्यों को जानना। प्रत्येक समाज के मूल्य होते हैं, प्रत्येक राष्ट्र के मूल्य होते हैं, प्रत्येक परिवार के मूल्य होते हैं। तो उन मूल्यों को जानना इस विधि के द्वारा सिखाया जाता है कि मूल्यों को जाने, इस मूल्यों की रक्षार्थ के लिए वह कार्य करे, यानी कि उसकी शक्तियाँ क्या है तो वह उसको पहचाने। तो स्वयं आकलन के द्वारा सर्वप्रथम मूल्यों को एक शिक्षक क्या करता है, इन मूल्यों को जानता है कि उसके स्कूल यानी कि विद्यालय के मानदंड क्या है, विद्यालय के मानक क्या है, क्या वह अपना व्यवहार इन मूल्यों के अनुसार कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो एक शिक्षक द्वारा छात्रों को स्वयं आकलन के द्वारा यही सिखाया जाता है कि छात्र सर्वप्रथम अपने आप को पहचान कर इस मूल्यों को जाने। ठीक है, आगे आता है कमियों व परिसीमाओं का ज्ञान, यानी कि जो मनुष्य होता है वह सब तरह से अपना भला चाहता है, सब तरफ से वह फेमस बनना चाहता है, सब तरह से जो ज्ञान का अर्जन वह स्वयं अकेला करना चाहता है। लेकिन मनुष्य हर कार्य में परफेक्ट नहीं हो सकता है, वह सिर्फ उसको एक ही दिशा दी जा सकती है। तो वह छात्रों की कमियां होती कि मैं ये भी करूं, मैं वो भी करूं, मैं ये भी बनूं। छोटे बच्चे होते हैं वो यही कहते हैं कि मैं ये भी करूं, मैं वो भी करूं, लेकिन सब कार्य करना उसके लिए संभव नहीं है। इसलिए ये विद्यालय में छात्रों को उनकी कमियों का परिसीमन करवाया जाता है, यानी कि उनकी कमियां क्या है, वह क्या चाहता है, कोई लक्ष्य तो निर्धारित होना चाहिए। तो इन जो कमियां हैं जो वो उसने सब तरह के लक्ष्य मान रखे हैं, तो वो सब लक्ष्य उसके लिए गलत है। सिर्फ एक लक्ष्य चुने और उस पे आगे बढ़े। तो अगर वह सब सोच रहा है, सब हाथ में लड्डू चाहता है, तो यह संभव नहीं है, तो यह उसकी कमी है। तो वह इस कमियों को जाने, किसके माध्यम से, स्वयं अवलोकन के माध्यम से जाने और इन कमियों पर नियंत्रण करे और केवल एक सीमा रखे, एक उद्देश्य रखे, एक लक्ष्य रखे, उसमें ही अपनी योग्यता, अपना कौशल, अपनी शक्ति, अपना विश्वास, अपनी भक्ति, ये सभी उसी पे लगाए, तब जाके वह अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। आगे आता है लक्ष्यों का निर्धारण, यानी कि एक लक्ष्य होना चाहिए, 1000 लक्ष्य नहीं होने चाहिए। हर छात्र के एक लक्ष्य, मुझे क्या बनना है, उस तक पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या गतिविधियाँ करनी है, मुझे क्या क्या कार्य करना है, मुझे कैसे अपना समय बदलना है। तो एक लक्ष्य का निर्धारण होना ही एक छात्र के लिए अनिवार्य है।
यानी कि एक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मार्ग में क्या क्या बाधाएं आ रही है, क्या क्या सुविधाएं हैं, उनका वह चिंतन मनन करे और अपने लक्ष्य तक पहुँचे। तो हर एक फील्ड में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कौशल तथा दक्षता का ज्ञान करवाया जाता है। तो वह अपना एक पक्ष चुने, अपना एक ही आधार चुने और उस पर चले। आगे आता है दिशा का ज्ञान, यानी कि दिशा, ये सारी चीज़ों से वह लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक दिशा दी जाती है कि वह कौन सी दिशा चुन रहा है, किस दिशा से होकर वह अपने लक्ष्यों तक पहुंचेगा। यानी कि दिशा का होना ज़रूरी है। अगर व्यक्ति अलग अलग रास्तों में, सभी रास्तों से जाना चाहेगा तो वह एक भी रास्ते से अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए उसको सर्वप्रथम एक दिशा देना ज़रूरी है कि इसी दिशा से, इसी रास्ते से तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। तो इसके लिए छात्रों को सोचने पर एक शिक्षक को मजबूर करना होगा कि वह क्या करना चाहता है, वह किस रास्ते से जाना चाहता है। तो इस रास्ते पे जाने के लिए उसकी जो प्रवृत्तियां हैं, वह प्रवृत्तियाँ क्या है, उस प्रवृत्तियाँ क्या है, वह अच्छी प्रवृत्तियाँ हैं कि बुरी प्रवृत्तियाँ हैं, उन प्रवृत्तियों को नियंत्रण करना सीखे और एक सही दिशा पकड़े। उस दिशा में विश्वास होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए और वह उस दिशा पे पकड़ मजबूत होनी चाहिए। यानी कि इधर उधर भटकाव नहीं होना चाहिए, उस दिशा से ही वह अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। इसी तरह से आपको पता है, आत्मचिंतन एक आंतरिक चलने वाली सचेतन प्रक्रिया होती है। जो आत्मचिंतन है या आत्म अवलोकन है या आत्म आकलन है या आंतरिक चलने वाली एक सचेतन प्रक्रिया होती है, जिसमें जो व्यक्ति होता है वो बहुत सोचता है, बहुत चिंतन करता है और उनका चिंतन गहन होता चला जाता है, गहन होता चलता, उसके विचार में नए नए, उसके माइंड में नए नए विचार उत्पन्न होते रहते हैं। वह नए विचारों की जो उत्पत्ति होती है वह उसको क्या करती है, यानी कि दूसरे बंधनों से मुक्त करती है और वह व्यक्ति अंतर्मुखी होता चला जाता है। यानी कि अन्य बंधनों से मुक्त होता रहता है और व्यक्ति क्या हो जाता है, क्या होता है, अंतर्मुखी बन जाता है। यानी कि उसके वास्तविक स्थिति कि वह अपनी वास्तविक स्थिति को समझने लगता है कि उसकी क्या कमज़ोरी है, क्या शक्तियाँ हैं। तो वह जब मन में चिंतन मनन करेगा तभी जाके अपनी क्षमताओं को, अपनी दुर्बलताओं को, अपनी योग्यताओं को, अपनी आस्थाओं को, अपने विश्वासों को, अपनी दक्षताओं को, अपनी कौशलों तक वह पहुंच पाएगा। यानी कि इसके अंतर्गत बहुत सारी आंतरिक जो क्रियाएं वो चलती रहती है, भीतरी प्रयत्न चलते रहते हैं, जैसे स्वयं निर्णय, स्वयं चिंतन और स्वयं विश्लेषण। ये प्रक्रिया एक व्यक्ति के अंदर चलती रहती है और इसके चलने से, इसके लगातार चलने से उसका चिंतन मनन गहन होता चला जाता है और उसके मस्तिष्क के अंदर अनेक अलग अलग विचार आते रहते हैं। फिर जाके वह अपनी कमज़ोरियों को, अपनी दुर्बलताओं को पकड़ पाता है। तो यह शिक्षण की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें छात्र स्वयं का ज्ञान लेता है, छात्र स्वयं का निर्णय लेता है, स्वयं के कार्यों के बारे में निर्णय लेता है और उसका क्या होता है, उसका आत्म विकास होता है, उसके आत्म का विकास होता है। अतः यह प्रक्रिया शिक्षण की एक बहुत महत्वपूर्ण विधा है, अवलोकन की एक बहुत महत्वपूर्ण विधा है और इस पर ले जाने के लिए एक शिक्षक को प्रयास करना ही चाहिए। आज यहीं तक, जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।